जय हिंद दोस्तों। तो आज के बिहार पुलिस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे और जो ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का पूरा का फुली एनसीईआरटी है, ठीक है। और यह एनसीईआरटी का नोट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही सेंड कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो कि फुली एनसीईआरटी वाला नोट्स है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का नोट्स हमने अपने टेलीग्राम में दिया है और इसके लिए आप अगर लेना चाहते हैं पूरा का पूरा आप नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का और भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा। अगर आप पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और पूरा फुली एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो वहां पर जाकर के आप मैसेज कीजिएगा और 25 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। पहले तो इसका प्राइस 49 रुपये था, फिलहाल इसको जो है डिस्काउंट करके 25 रुपये कर दिया गया है और 25 रुपये पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट का जो है एनसीईआरटी नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के क्लास में। पिछला क्लास फिजिक्स का हुआ था और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक वीडियो में सारे केमिस्ट्री के चैप्टर को उड़ा दिया जाएगा, क्लास 9 और क्लास 10 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले देखिए आप लोग चैनल को थोड़ा आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग का भी सपोर्ट हमें जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस प्रकार की होती है? तो ये सफेद होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना, तो जो वो जलने का जो उसका लौ होता है, ज्वाला होता है, वो सफेद रंग का होता है। अगला है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो ये कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को। जो इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण में संतुलित नहीं हुआ होगा, जो कि अभिकारक और उत्पाद में, तो उसको हम लोग कंकालिक समीकरण भी कहते हैं। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? तो परमाणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकारकों के बीच योग चिन्ह लगाकर उसे रासायनिक समीकरण में किस ओर लिखा जाता है? तो ये बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, चलिए उसे ऊपर कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में लिखने के लिए यानी छोटा करके लिखने के लिए शब्दों की जिस जगह प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम रासायनिक सूत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, किस नियम पर यह आधारित है? तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय विलयन तथा ठोस अवस्था को क्रमशः किससे दर्शाया जाता है? तो देखिए जो गैस होता है उसको G से, द्रव को L से यानी कि लिक्विड, और जलीय विलयन को AQ से, और ठोस को F से दर्शाया जाता है रासायनिक इक्वेशन में। जब इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पर लिखा जाता है कौन गैस है, कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन यहाँ पर जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब अंकों द्वारा संतुलित किया जाता है तो किस विधि को, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, ठीक है, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आइए हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए अगला है 10 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया में जब ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का प्रयोग होता है तो उसे कहाँ पर दर्शाया जाता है? तो तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। अगर उस रासायनिक समीकरण में मान लीजिए इधर एक रासायनिक समीकरण है, ये अभिकारक है और उत्पाद में कुछ बन गया, तो इस तीर के ऊपर अगर दाब लगाया जाएगा, अगर तापमान दिया जाएगा तो उसके ऊपर लिखा जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में किसका निर्माण करता है? तो HCl का निर्माण करता है। अगला है किसी अभिक्रिया में किसके
आपसी आबंध के टूटने पर या जुड़ने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो परमाणुओं के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। अगला है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2। अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, तो जल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दीवारों के सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बुझे हुए चूने के विलयन का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 20 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लूकोज हमारे शरीर में किससे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऑक्सीजन से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का प्रदान करते हैं या निर्माण करते हैं, उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो वियोजित होकर किसका निर्माण करता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अपघटन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है, तो धूसर रंग का। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें होता है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा उसका रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। ठीक है, ट्वाइस। अगला है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहा का कील भूरा रंग और कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का हो जाता है। देखिए Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो ये जो है बनाता है FeSO4 और कॉपर यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो गया सल्फेट से, ठीक है, और आयरन सल्फेट बनाया क्योंकि जो लोहा है कॉपर से जो है ज्यादा एक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर इसको विस्थापित कर दिया है और ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है यह कैसी अभिक्रिया होती है, यानी इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि उस अभिक्रिया में उपचयन की क्रिया हो रही है। अगला है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अगला है कि उपचयन अभिक्रिया के समय क्या होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। अगला है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह रेडक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर है कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड है और प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो देखिएगा कॉपर यहाँ पर अलग हो गया यानी ऑक्सीजन से अलग हुआ है और ये हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी यहाँ पर कॉपर जो है अपचयन और हाइड्रोजन उपचयन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु पर संक्षारण के बाद उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है।
अगला है चांदी के संक्षारण के बाद उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो काली रंग की। और तांबे के संचरण के बाद उस पर कौन सी रंग चढ़ जाती है, तो हरी रंग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंदे हो जाते हैं, यानी कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं, वसा वाले पदार्थ जो खाने वाले सामान होते हैं, वो क्यों खराब हो जाते हैं, तो उपचयित हो जाता है। क्या होता है, उपचयित हो जाता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि उपचयन की प्रक्रिया को रोक सके और वो चीज खराब ना हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि किसको रोकने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरा जाता है, तो उपचयन को। अब है कि 2Pb यानी कि यहाँ पर सीसा ऑक्साइड है, प्लस में कार्बन है, तो ये अभिक्रिया दिया गया है, पूछा गया अभिक्रिया के संबंध में पीबी जो है यानी कि सीसा जो है अपचयित या उपचयित हो रहा है, तो सीसा अपचयित और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, अगला है कि Fe2O3 प्लस में 2L यानी कि एल्युमिनियम मिलकर के निर्माण किया है Al2O3 प्लस में 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापित अभिक्रिया है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया होती है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अपचयन है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स का नाम बताइए, तो ये कॉपर है। ये है कि हाइड्रोजन H2O में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो परमाणु संख्या आपको पता होना ही चाहिए, तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 2:1। अगला है लोहे के संक्षारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण को ही हम लोग बोलते हैं उपचयन। अगला है कि CaCO3 जो है टूटकर विघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो ये इक्वेशन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को अपघटन भी बोलते हैं, जो एकल अभिकारक दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है। अगला है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा आता है, तो श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए कितना नंबर तक देख लिए थे, 60 नंबर तक देख लिए थे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, ये आपका जो है खत्म हो चुका है जो रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण वाला। अब हम लोग देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर जो है अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो 1 नंबर से क्वेश्चन से यहाँ से देखेंगे। चलिए आइए, ये खत्म हो चुका है। चलिए दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, चलिए इसको जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अम्ल नीले लेटुस पत्र को कैसे क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। तो अम्ल के लिए आप एक नाम याद कीजिएगा, अनिल। तो अनिल अगर नाम याद रहेगा तो अ से अम्ल, नी से नीले को लाल कर देता है। स्वाद में क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। और क्षार लाल लेटवस पत्र को कैसा करता है, तो नीला कर देता है। इसके लिए एक शब्द याद कीजिएगा, छालनी। तो क्षार लाल को नीला करता है। अगला है कि संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, तो मेथिल, ऑरेंज और सिलफ्थीन होता है। लिटमस विलयन किस रंग का होता है, तो बैगनी का होता है। अगला है कि लिटमस पत्र किस समूह के पौधे से निकला होता है, तो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से होता है। जब लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो किस प्रकार के रंग का होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ के नाम बताइए, कुछ प्राकृतिक पदार्थ के नाम बताइए जो विलयन में अम्ल एवं क्षारा की उपस्थिति को पता करते हैं। तो ये सूचक होते हैं जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पुटेनिया और जेरानियम। ये एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है। अगला है कि 2 गंधीय सूचक का नाम बताइए, तो ये है वनीला, प्याज और लौंग का तेल। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो लवण और जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर धातु
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके स्वतः किसका निर्माण करते हैं, तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, और अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति तो ये अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर, धातु की ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, तो लवण और जल का। अगला है कि सभी अम्ल में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, तो H+ आयन के कारण होता है। H+ आयन का दूसरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोनियम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के अम्ल में किस प्रकार के आयन उत्पन्न होते हैं, तो H+। क्षार में किस प्रकार के आयन उत्पन्न होते हैं, तो OH-। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है, तो इसे क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, तो उष्माक्षेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अम्ल को सदैव किस प्रकार मिलाना चाहिए, तो अम्ल को जल में धीरे धीरे और जल में लगातार हिलाते रहना चाहिए और मिलाते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का। पीएच स्केल में पी पूर्णांक एक सूचक है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज होता है, और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसका कहीं कहीं यूज मतलब कि फुल फॉर्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल में अंक कहां से कहां तक निर्धारित होता है, तो 0 से 14 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 29 नंबर, पीएच स्केल का कार्य क्या होता है, तो अम्ल क्षारक की प्रकृति को पहचानना। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, और हाइड्रोनियम आयन का अगर H+ का मान ज्यादा आएगा तो अम्ल का मान कम होते जाएगा। समझे बात को। आइए अगला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो ये 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ प्रेग्नेंसी का पीएच मान 10 होता है। अब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 14 होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो H+ आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयन बढ़ेगा, और 7 से कम आएगा तो H+ आयन में वृद्धि होगी, 7 से ज्यादा आएगा तो H+ आयन में कमी होगी। अगला है किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो OH आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो OH आयन जो है बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कि अम्ल तथा क्षारक की प्रकृति जो शक्ति विलयन में क्रमशः किन संख्या पर निर्भर करती है, तो पीएच स्केल पर। प्रबल अम्ल का आकलन कब किया जाता है, तो पीएच मान में कमी पर। प्रबल क्षारक का आकलन कब किया जाता है, तो पीएच मान की वृद्धि पर। अगला है कि मानव शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो ये कार्य करता है 7 से 7.8 तक। अगला है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो ये होता है 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नदी का पीएच मान कम हो जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के। अगला है कि अपच की स्थिति में उदर यानी कि पेट, उदर मतलब पेट, अत्यधिक मात्रा में किस अम्ल का श्रवण करता है जिसके कारण उदर में यानी कि पेट में दर्द एवं जलन होता है, तो हाइड्रोलिक अम्ल से। उदर में दर्द से राहत के लिए किस एंटासिड क्षारक का प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कि दांतों का क्षय का कब प्रारंभ हो जाता है, तो पीएच मान अगर जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का संचरण होने लगेगा। अब है कि दांतों का एनामल यानी दंत वाला किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। शरीर का सबसे कठोर भाग ये इनामेल है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर दर्द से राहत के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बेकिंग सोडा का। अगला है कि नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मेथनोइक होता है। नेटल के पौधे में डंक लगने पर डंक वाले स्थान पर किस पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है, तो डॉग का पौधा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक। इमली में कौन सा, तो टार्टरिक। सेब में कौन सा, तो मैलिक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक। चींटी के डंक में तो ये मेथनोइक और फार्मिक एसिड भी पाया जाता है। अगला है कि नींबू में कौन सा अम्ल, सिट्रिक। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक। अगला है कि जब अम्ल एवं जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के लवण पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो जाता है। ठीक है। अगला है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl।
सोडियम क्लोराइड के कितने प्रतिशत जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है? तो 10%। क्या कह रहे हैं? 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल की स्वच्छता स्विमिंग पूल एवं रोगाणु नाशक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCO शुष्क बुझा हुआ चूना किस प्रकार की किस गैस की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है? तो क्लोरीन। अगला है क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कागज की फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, पीने वाले जल के जीवाणु को मारने में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? तो रसोई घर में स्वादिष्ट खाना बनाने में। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। और धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 10H2O। ठीक है। यहाँ पर 10H2O है तो यहाँ पर लिखा गया, मतलब टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया है। धोने वाले सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कांच में होता है, साबुन में होता है, काज उद्योग में होता है, जल के स्थायी कठोरता दूर होने में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र एवं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaSO, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है। SO4 छूट गया और 2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है। 4 छूट गया, यहाँ पर 4 डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट बोलते हैं इसको, 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने से जल अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 केल्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में। कोई बिलियन 81 नंबर क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः 7 से ऊपर होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है? तो अम्ल होता है। NaOH का 10 ml विलियन और हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि HCl का 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यह यदि हम NaOH के उसी विलियन का 10 ml से लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl का उसी विलियन में कितना मात्रा होना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। संभवतः इसका आंसर जो है 15 या 16 के आसपास था। ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगला है कि अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला चैप्टर है धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु है। तो धातु एवं अधातु को चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। धातु की सतह चमकदार होती है, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। अब एक धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा आघात वर्धन धातु कौन है? सोना है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो चांदी है। कौन से दो धातु उष्मा के कुचालक हैं? तो लेड और मरकरी। बिजली के तार पर कौन सी परत चढ़ी होती है जो हमारे घरों तक आती है? तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को एक सेकेंड 9 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धात्विक कहा जाता है, यानी कि सोनोरस कहा जाता है। अगला है कि एकमात्र ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन होता है। अगला है कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6, 7। और धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3। अगला है कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह है मरकरी। अगला क्वेश्चन है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो हथेली पर पिघलने लगती है। तो गैलियम और सीजियम। कौन सी एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है? तो ये आयोडीन होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो ये हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का। उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है?
तो ये आपका सोडियम है। अधिकांश अधातु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। अधिकांश धातु की प्रकृति तो ये क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस धातु के ऑक्साइड का नाम बताइए जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उस धातु के ऑक्साइड का नाम बताइए जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अगला है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोडीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? तो ये धातु ऑक्साइड के हाइड्रोजन। दो ऐसे धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल में बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम और सोडियम। चलिए अगला है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कैसी होती है? तो धीमी गति से होती है। उस धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जो नहीं ठंडे जल से अभिक्रिया करता है नहीं गर्म जल से अभिक्रिया करता है लेकिन भाप से अभिक्रिया करता है और धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ऑक्साइड का। तो ये है एल्युमिनियम और आयरन, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर है। उस धातु का नाम बताइए जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो लेड है, कॉपर है, सिल्वर और सोना जो कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो लवण और जल का। इस अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के साथ कौन से धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं? तो मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है। एक वरीयता कितने अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल का ताजा विलयन होता है? 3:1। एक वरीयता का विलयन किस धातु को गलाने में समर्थ होता है? तो सोना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाप के साथ आयरन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो भाप अगर लिखिएगा ना तो H2O ही लिखना पड़ेगा क्योंकि भाप में जल होता है और रासायनिक अभिक्रिया में आयरन के लिए F ही लिखिएगा। जब लिखिएगा तो ये ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये भी सही है, जल के साथ आपको लिखना है। तो H2O और कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो कैल्शियम के लिए Ca। तो ये अब ऑक्सीजन से जाकर मिल जाएगा CaO और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। उसी प्रकार से पोटेशियम भी होगा तो उसमें अभिक्रिया कर लेता है बहुत तेजी से। अगला है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और कर्षणांक बहुत अधिक होते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो खनिज। सक्रिय श्रेणी में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये सोना होता है। चलिए अगला की सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम। और सक्रियता श्रेणी को आपको याद करके जरूर रखना है। करना काम मांगे आलिया जिंदगी फिर बहुत बार के कौन होगा आगे। अब ये एक ट्रिक है जो कि हम आपको स्पीड में बता दिए हैं। हालांकि हमारे चैनल पर इस पर एक वीडियो है सक्रियता श्रेणी का, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला की कार्बोनेट एस को कैसे सांद्रित किया जाता है? तो ये तापन होता है। सल्फाइड एस को कैसे संद्रण किया जाता है? तो भर्जन से। निष्पादन और भर्जन से धातु ऑक्साइड से धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये अपचयन से होता है। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत यदि जैसी अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया। जब चांदी को खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो किस रंग की हो जाती है? तो काली। अब है कि अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर का आयु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर को आयु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो हरे रंग की। अगला है कि लंबे समय तक आर्द्र आयु में रहने पर लोहे के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो भूरे रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए थोड़ा सा हम स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी है तो स्पीड करना जरूरी भी है, तो आप लोग जो है इसको अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की संक्षारण से सुरक्षा के लिए लोहे की वस्तु पर किसकी परत चढ़ जाती है? तो जस्ते की। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? यशलेबन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये होता है लोहा का, क्रोमियम का, निकल का, यानी कि आयरन क्रोमियम निकल। ट्रिक इसका है फिर करने का। पीतल किस धातु से बना होता है? तो कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से। ट्रिक है कौन जिंदगी पिताजी, कौन से हो जाएगा? शिव जिंदगी मतलब जेल, पीतल से पीतल। अगला है कांच किस मिश्र धातु का बना होता है? तो कॉपर और सेन का। ठीक है, तो कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। इसका ट्रिक है कांच, कांच
कास मतलब कांसा, कॉप कॉप मतलब CU, और टी मतलब SN टीन होता, कास कॉप में टी होता, इसका ट्रिक है, ठीक है। अगला कि सोल्डर, सोल्डर किस धातु से बना होता है, तो सीसा और टीन से। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है, टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टीन का ही लेप होता है। सतरंगा श्रेणी की धातुओं को क्रम में सजाइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया, तो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ आयरन, यहाँ पर सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और Ag यानी कि सिल्वर है, और Au 16 है। इसका ट्रिक हम आपको यहाँ पर एक बार बता देते हैं बोल करके, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो जा करके वीडियो चैनल पर है देख लीजिएगा। ठीक है, कन्ना, का, मांगे, आलिया, जिंदगी, फिर, पावर, बैंक, है, कौन, होगा, आगे, आओ, ये इसका ट्रिक है। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं तो सत्यता श्रेणी सजाने के लिए आता है, इसमें बीच बीच में कोई सा एलिमेंट उठा करके दे देता है, ठीक है। तो अपने अनुसार से आप देख लीजिएगा, ट्रिक याद रहेगा तो फटाक से कर लीजिएगा। अमराज में क्या घुलता है, तो सोना घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता तो कौन है, फ्लोरीन है। बक्साइड किसका आयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। जैस्टा किसका आयस्क है, तो जिंक। ब्लेड मालाचाइड किसका आयस्क होता है, तो कॉपर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है थोड़ा सा हेड राइटिंग वाला है, इसमें टाइपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि भूप्रपट्टी में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, तो 0.02। वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत 0.03%। देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा, भूप्रपट्टी में कार्बन की मात्रा पूछेगा तो 0.02, अगर वायुमंडल में पूछेगा तो 0.03। इसको अच्छे से देखिएगा। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3CH2OH। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। इसको और जूम आउट कर लेते हैं, ये ठीक है, इतना पे ठीक है। चलिए अब है 6 नंबर क्वेश्चन की बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक क्या होता है, तो मेथन होता है CH4। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो सहसंयोजिक आबंध। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है, ठीक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो 3, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन 60, यानी कि C इसको बोलते हैं, बकम्युनिस्टिक फ्लेरिंग इसका नाम है। एक बंध से जुड़े कार्बन यौगिक को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त यौगिक कहा जाता है। अगर एकल बंध से जुड़ेगा तो संतृप्त, और द्वि या त्रि बंध से जुड़ेगा तो उसे असंतृप्त बोलते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो असंतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों को बताइए, तो ये चतुः संयोजकता और श्रृंखला गुण होता है इसमें। अमोनिया साइनेट से यूरिया सबसे पहले किसने बनाया था, तो फ्रेडरिक वोल्डर ने सबसे पहले अमोनिया साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था। अगला है कि एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है एल्केन, और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इसको हम याद किए थे, मतलब ट्रिक से याद किए हैं, देखिए कैसे। एल्केन मतलब केन एक होता है, केन केन आप लोग जानते होंगे, इसमें केन गांव देहात में होता है, केन में होता है दूध, यानी केन में यानी एल्केन में दूध होगा, यानी दूध होगा, यानी कि सब में देखिएगा CnH2n सब में है, सब में CnH2n है, सब में CnH2n है, लेकिन सिर्फ अब आपको देखना है तो 2 वाला आप गड़बड़ कीजिए, किसमें माइनस होगा, किसमें प्लस होगा, किसमें नहीं होगा। तो देखिए केन में दूध होगा, यानी कि दूध होगा, केन में दूध होगा। एल्कीन कीन एल्केन नहीं, कीन नहीं होता है, केन होता है, कीन में दूध नहीं होता है, तो CnH2n हो जाएगा, इसलिए CnH2n सब में कॉमन है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र, अब काइन आ गया तो काइन में आपको माइनस करना हो, कीन में नहीं होता, काइन में माइनस कर देना है 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। और ये आपको समूह से आपको पता करना है किस समूह का है, मान लो मेथेन है तो मेथेन एन आ रहा है तो एल्केन समूह का होगा, और एथेन एन आ रहा है तो ये एल्केन का होगा। और इसी में अगर कर देता कीन यानी कि मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये आता है एल्कीन का। अगर काइन कर देता एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये एल्काइन का हो जाता है, ठीक है। ये आता है नाम लिखने के लिए, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर तो समय उतना नहीं है कि आपको बताया जाए। अब है कि समजातीय श्रेणी के यौगिक के बीच कितने का अंतर होता है, तो देखिए CH2 का अंतर हो जाएगा, यानी तो 14 परमाणु का, 14 अणु का अंतर हो जाएगा। क्यों, कार्बन के लिए आप देख लीजिए कितना अणु है, और हाइड्रोजन के लिए अणु देख लीजिए कितना है, दोनों को जोड़िए तो 14 आ जाएगा। बात समझ में आया, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाता है, ठीक है। बेंजीन का जो सूत्र है C6H6 होता है, ठीक है। आगे आइए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, तो देखिए एल्कोहल के लिए OH लगेगा, एल्डिहाइड के लिए लगेगा आपको CHO,
और कीटोन के लिए CU लगेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH लगेगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने में कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? तो स्वच्छ ज्वाला होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए ज्वाला पीला रंग का होता है, यानी कि ये थोड़ा सा जो है उसमें अच्छे नहीं होते हैं हाइड्रोकार्बन असंतृप्त। अब है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं? तो प्लेडियम अथवा निकेल, निकेल को जोड़कर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसका सेवन करने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? तो एथेनॉल यानी एल्कोहल का। एथेनॉल की जगह अगर मेथेनॉल का सेवन करेंगे तो क्या होगा? तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है और अंधापन आ जाता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो 3 से 4%। अचार में परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ईस्टर का निर्माण किसके कारण होता है? तो अम्ल और एल्कोहल के अभिक्रिया से। इत्र और स्वाद बढ़ाने में किसका प्रयोग होता है? तो एस्टर का। साबुन के अणु में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके लवण होते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम के। साबुन के एक सिरा को जल में विले और उसे क्या कहा जाता है? अगर एक सिरा जल में विले जल विरागी कहा जाए, सॉरी जल रागी कहा जाएगा। साबुन में एक सिरा को हाइड्रोकार्बन में विले है तो उसे क्या कहा जाएगा? जल विरागी। कठोर जल में कौन सा लवण होता है? तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं। अपमार्जक में कौन से लवण होते हैं? तो अमोनियम के सल्फेट लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया अपमार्जक में हो गया ना। हाँ 36 नंबर, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथाइन का प्रयोग किया जाता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaOCl3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला छोटा तूतिया, तूतिया इसको बोलते हैं, तूतिया नीला छोटा का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट और 5H2O। ठीक है। चलिए अब लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, तत्वों का आवर्त सारणी। अभी 9th क्लास का बचा हुआ है, 10th क्लास का ये जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है जी? 118। कितना है? 118 है। ठीक है। अगला है 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। यह कथन किसका है? तो डोबे राइनर का है। जैसे यह है लिथियम, यह है सोडियम, यह है पोटेशियम, 3 तत्वों को रखा गया तो ये फर्स्ट और लास्ट का परमाणु द्रव्यमान जोड़ा गया तो बीच वाला का आ गया, फर्स्ट लास्ट का जोड़ा गया तो बीच वाला आ गया। ठीक है। और ये भी पूछता है कि डुबेनाइरन ने किन तत्वों को रखा था अपने परमाणु मतलब कि जो खोज किए थे परमाणु द्रव्यमान क्रम में? तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपको याद रखना पड़ेगा। और कैल्शियम, स्टेरियम और बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसको याद करना पड़ता है। इसको हम याद किए थे लीना के का सरकार बा कल बाहर आई, इसको हम ऐसे याद कर लिए थे ताकि सब कुछ हमको पता इसमें चल जाए। ठीक है। अब है क्वेश्चन, सबसे पहले किसने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना? तो डोबे राइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। और उत्प्रेरक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। न्यूटन के अष्टक नियम में नियम के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो 56 तत्वों की। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछता है न्यूटन के अष्टक नियम में तत्वों को कैसे सजाया गया? तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में। अब अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का अष्टक नियम क्या कहलाता है? तो क्या मतलब बताता है न्यूटन का जो है अष्टक नियम? तो प्रत्येक 8वां तत्वों का गुणधर्म पहले तत्वों के समान, और इसी पर जो है संगीत का सारेगामा पदानिसा बना हुआ था, इसको सजाया गया था। ठीक है। अगला है कि न्यूटन का अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन था? तो पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। न्यूटन का नियम किस तत्व तक ही लागू हो पाता है? तो कैल्शियम तक ही। ठीक है। और केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन ने किन तत्वों को एक दूसरे से अलग रखा जबकि उनके गुण समान है? तो आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा जबकि इनके तीनों के गुण समान होते हैं। अगला है तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेंडलीफ को दिया जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों को कैसे सजाया था? तो रासायनिक गुणधर्म और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीफ के समय तत्वों को कितनी खोज हुई थी? 63 तत्वों की खोज हुई थी। चलिए अगला है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में पहली गलती क्या थी? तो पहली गलती थी कि हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दूसरी गलती क्या थी? तो एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, जैसे कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिए थे। ठीक है। और निकेल से पहले नहीं रखना चाहिए था। ठीक है। आगे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्व रेखा क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्व रेखा को वर्ग, क्षैतिज रेखा को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए थे, वे खाली स्थान
कौन से और उसके जगह पर कौन से तत्व आए। देखिए एका बोरोन छोड़ दिए थे खाली स्थान, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आ गया, एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम आ गया, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए बस याद कीजिएगा तो बोरोन की जगह आ जाएगा स्कैंडियम, और अलग 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 याद कीजिएगा तो एल्युमिनियम की जगह गैलियम आ जाता है, और इसको याद कीजिएगा सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम याद कर लीजिएगा अपने से। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1972 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में जनक कौन थे, तो मोसले। कौन थे, मोसले थे, ठीक है, मोसले। अगला है कि मोसले का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर। मेंडलीव के आवर्त सारणी को किसने परिवर्तन किया, तो मोसले ने 1973 में। मोसले ने अपने आवर्त सारणी में क्या बताया कि प्रत्येक तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने कितने वर्ग और समूह को रखा, तो 18 वर्ग और 7 समूह। समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की जो है संख्या क्या होती है, तो बढ़ती है। एक ही समूह में संख्या कैसी होती है, तो समान होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है। किसी भी ऑर्बिट में पहला दूसरा तीसरा n का जगह पर आप पहला रखिएगा तो एक का स्क्वायर, दूसरा के 2 का स्क्वायर, तीसरा के 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आप किसी भी ऑर्बिट में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड है तो स्पीड में करना जरूरी भी है, एग्जाम भी बहुत करीब है तो एक ही वीडियो में कवर भी करना है सारे क्वेश्चन को, इसलिए हम स्पीड में कर रहे हैं, नहीं तो और हम धीरे कर रहे थे, ठीक है। स्पीड में करने का एक यही कारण है। अगला है कि आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है, तो धातुओं और अधातुओं से। टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आवर्त सारणी में कैसे तत्व होते हैं, तो उप धातु होते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में क्या परिवर्तन होता है, इसमें कोई वृद्धि, इसमें इकाई वृद्धि होती है, एक एक की वृद्धि होती है। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 37 pm, यानी 1 pm बराबर 10 के पावर -12 pm होता है, एम होता है, मीटर होता है, तो pm का मतलब पिकोमीटर होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत समझिएगा भाई। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो घटती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। किस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, तो एस ब्लॉक के। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के धातु को कहा जाता है, किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के। अगला है कि 0 वर्ग में किस तत्व को रखा जाता है, तो अक्रिय गैस को। किस ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को। किस ब्लॉक के सभी ठोस धातु है केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो एस ब्लॉक के। चलिए अब है इसमें एक और चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए ये है आपका 9th क्लास का जो है अब स्टार्ट हो चुका है। 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो है नोट्स स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग 9th क्लास को एनसीईआरटी के देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, मतलब गुण क्या होते हैं, तो कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, कण गतिशील होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो मुख्य रूप से 3, लेकिन नोट मतलब एक आप लिख लीजिएगा 5 भी अवस्था है, ये भी पता है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, ठीक है, बीएसी। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों की संपीड़ितता सबसे कम है, तो ठोस में। ठोस अवस्था के कणों की विशेषता क्या है, आकार आयतन निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था के कणों की विशेषता क्या होती है, तो आकार, एक मिनट, द्रव अवस्था के कणों की विशेषता क्या होती है, तो ये आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। गैस अवस्था के कणों की विशेषता क्या होता है, तो आकार आयतन दोनों अनिश्चित। किस अवस्था में सबसे ज्यादा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, तो गैस में। विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें, तो गैस में। किस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो गलनांक कहा जाता है। किसी ठोस का गलनांक उस कणों के बीच क्या बतलाता है, तो आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.16 केल्विन या 0 डिग्री। अगला है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव बनने लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। क्या तापमान बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते हैं, तो हाँ। द्रव अवस्था परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब है दाब, जैसे कपूर वगैरह हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये सब जो भी है ना वो सब ऊर्ध्वपात पदार्थ है। दाब के बढ़ने और ताप के घटने से गैस किस अवस्था में आ जाता है, तो द्रव अवस्था में। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस CO2 को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव से
ठोस से द्रव में गैस बदलना की क्या कहलाता है? तो संघनन यानी संघनन कहलाता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सतही क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सतही क्षेत्र पर तापमान है, आर्द्रता है, वायु की गति है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था कौन कौन सी है? तो प्लाज्मा है और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेंट है। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान में कितना घटाना चाहिए? तो 273। नोट कर लीजिए यहाँ पर ये फार्मूला। इस फार्मूला से आप किसी भी तापमान में चले जा सकते हैं, जैसे सेल्सियस से डिग्री, डिग्री से सेल्सियस, रोमन सब में जा सकते हैं। फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है या 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अगला है सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था जो है प्लाज्मा की अवस्था होती है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कपूर और नेफ्थलीन होते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। संहति का SI मात्रक, यही फेमस क्वेश्चन है। संहति को द्रव्यमान बोला जाता है। संहति का SI मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम। 573 केल्विन को सेल्सियस में बदले तो 223 हो जाएगा, इसमें 273 घटा लेना है। ठीक है। चलिए 9 क्लास का जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पहला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा न विभाजित किया जा सकता है? उसको तत्व कहा जाता है। अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसमें उस तत्वों का गुण नहीं पाया जाता है। चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण? समांगी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स किसका मिश्रण होता है? द्रव और गैस का। चलिए धुआं किसका मिश्रण होता है? तो ठोस और गैस का। इसको देख करके आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर भी बता सकते हैं। ठोस और गैस के कोलाइड्स को क्या कहा जाता है? तो एरोसोल कहा जाता है। द्रव और गैस कोलाइड्स को क्या कहा जाता है? जेल कहा जाता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन होता है। मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण? तो समांगी है। उस विलयन का घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग उसे विलायक कहा जाता है, जो कि मिला लेता है अपने में। अब है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है उसे विलय कहा जाता है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन क्या कहलाता है? तो टीचर आयोडीन कहा जाता है। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁴ मीटर से कम। विलयन की सांद्रता किस अनुपात में होती है? तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए विलय की मात्रा बट्टा में विलयन की मात्रा से भाग दे दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह विलयन की तरह होते हुए विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैला दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि विषमांगी मिश्रण को सामान्य किस प्रकार से अलग किया जाता है? तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग के अस्थायी रंग को कैसे पृथक किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है? तो अपकेंद्रीय विधि द्वारा। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो कीप विधि द्वारा। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है। अगला कि क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किस प्रकार के पदार्थों को पृथक किया जाता है? तो जिसमें एक ही प्रकार के विलयन घुले हों। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, काली स्याही में घटक डाई को किससे पृथक करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों कि जिनके क्वथनांक के बीच का अंतर 25 केल्विन से कम है उस मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। वायु से गैस को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। क्रिस्टलीकरण जो है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में, यानी समुद्र से नमक प्राप्त करने में। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक में पुनः प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो भौतिक में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दिमाग से भी आप लगा सकते हैं कि कौन रासायनिक है कौन भौतिक प्रक्रिया है। चलिए अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अणु
और परमाणु, क्लास 9 का तीसरा चैप्टर। सबसे पहले ये किसने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है? तो महर्षि कणाद। नोट में विशेष जानकारी डेमोक्रेटिस ने दिया था। संयोजी रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? लेवेजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है। अगला एक रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो लेवेजियर ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो सदैव 1:8 होता है। जॉन डाल्टन ने कब परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो 1808 ईस्वी में। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो सभी तत्वों का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो नैनोमीटर में। हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻10 होता है। सबसे पहले किसने तत्वों को प्रकृति के रूप में लिखा है? तो डाल्टन ने। सबसे पहले किसने तत्वों को अक्षरों के संकेतों के रूप में लिखा है? तो बर्जीलियस ने। ठीक है। अब है कि देखिए कुछ चिन्ह दे करके पहले वैज्ञानिक जो थे कुछ चिन्ह दे करके बताए थे कि यह जो संकेत है, ये चिन्ह है, ये इस तत्व का है। जैसे में अगर कोई गोलाकार में है, पूरा का पूरा इसको पेंटिंग कर दिए तो कार्बन हो जाएगा। गोलाकार में जी लिखेगा तो सोना का। ठीक है। और गोलाकार के साइड वाले परिधि पर अगर 0 हो जाएगा तो पारा का, और गोलाकार में प्लस हो जाएगा तो सल्फर का, गोलाकार में सी तो कॉपर, गोलाकार सिर्फ ऐसे तो ऑक्सीजन, गोलाकार में एस तो सिल्वर, गोलाकार में पी तो प्लेटिना। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। आईयूपैक यानी कि आईयूपीएसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आईयूपीएसी द्वारा किसी तत्व के संकेतों को लिखा जाता है। तो पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है। लोहे का संकेत एफी होता है। इसे किस लैटिन नाम से जाना जाता है? इसे किस लैटिन नाम से जाना है? तो फेरम जाना जाता है। सोडियम का तत्व का लैटिन नाम क्या होता है? तो नाइट्रियम होता है, इसलिए इसको ए लिखा जाता है। पोटेशियम तत्व का लैटिन नाम क्या होता है? तो केलियम होता है, इसलिए इसको के लिखा जाता है। ठीक है। कम से कम आपको 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखा जाता है। वर्तमान में इसे किससे सुनिश्चित किया जाता है? तो U से यूनिफाइड द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चतुष्क परमाणु का एक उदाहरण दीजिए। तो फास्फोरस है। द्वीप परमाणु का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। बहु परमाणु का एक उदाहरण सल्फर। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आयन कहा जाता है। ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन की दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को क्या कहा जाता है? तो द्विआंगी यौगिक कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23। परमाणुओं का 1 मोल का मान कितना होता है? तो इतना ही होता है जितना कि एवोगाड्रो संख्या होता है, 6.022 × 10⁻23 परमाणु। 1 MU का मान कितना होता है? तो 1 MU का मान होता है 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। मोल की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दिया गया द्रव्यमान जो तत्व होगा, यौगिक होगा, दिया गया द्रव्यमान और मोलर की द्रव्यमान उसमें होगा। ठीक है। अगला है आपका चैप्टर परमाणु की संरचना, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 9 का। क्वेश्चन है पहला, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो धनावेश होता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है। 1.67 × 10⁻24 होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो उदासीन कण होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻20 ग्राम प्रोटॉन के बराबर होता है। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, आपको समझ ही रहे हो कितनी स्पीड में कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। परमाणु धन आवेशित गोले का भाग बना होता है और इलेक्ट्रॉन उस पर धंसे होते हैं। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यह क्या कहलाता है, मतलब क्या होता है? ठीक है। ये परमाणु मॉडल है, थॉमसन परमाणु मॉडल इसको कहते हैं हम लोग, थॉमसन परमाणु मॉडल। ठीक है। रदरफोर्ड, एक मिनट थोड़ा सा निकालिए इसको। हाँ, अब है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या बताता है? तो परमाणु का केंद्र धनावेशित है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है।
और साथ ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। अगला है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहलाता है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, दिख नहीं रहा। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या बताता है, तो नील्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, ऊंची नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र द्वारा लिखा जाता है, 2n² द्वारा। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो ये होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जिसे Z से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं, A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगला है समस्थानिक आइसोटोप किससे कहा जाता है, तो जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, समभारिक आइसोबार किसे कहा जाता है, तो जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं, पोल्ट्रियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, टाइटेरियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मंडल में किस धातु की पतली परत होती है, सोने की पतली परत होती है। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण किसकी खोज के उत्तरदायी है, तो प्रोटॉन की खोज के लिए उत्तरदायी है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में क्या होते हैं, तो देखिए आंसर इसका होगा कि आपको न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या होगा, लेकिन परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो इसको संयोजकता कहा जाता है। तो देखिए हम लोगों ने जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का साइंस वाला सेक्शन है, यानी कि कहे तो आपको क्लास जो है 10th का और क्लास 9 का पूरा एनसीईआरटी जो है हम लोगों ने इसमें एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड इसका हम साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों ने क्लास जो है 10th का, क्लास 10th का 5 चैप्टर या 6 चैप्टर है पूरा कर लिया इसमें। ठीक है, और 9th का भी एनसीईआरटी का हम लोगों ने जो है 5 चैप्टर को इसमें कंप्लीट कर लिया है पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ। और यकीन करिए कि यहीं से जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है फुली एनसीईआरटी का इसमें नोट्स है, फुली एनसीईआरटी का नोट्स है इस मतलब कि नोट्स में। अगर इस नोट्स को आप लेना चाहते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर इस पूरा नोट्स को अगर लेना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन एकदम यहीं से आने के लिए जो है पूरा का पूरा आने वाला है। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हो आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का क्या है लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा, और वहां पर जाने के बाद आपको जो है एक स्कैनर दिया होगा, उस स्कैनर पर आपको पेमेंट करना होगा 49 रुपए का। लेकिन अभी फिलहाल इस पर डिस्काउंट कर दिया गया है, पहले तो 49 रुपए था, लेकिन एग्जाम करीब है इसके लिए हम इस पर 50% का डिस्काउंट करके मात्र 25 रुपए में इस पीडीएफ को दे रहे हैं। इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, देख लीजिए। इसमें आपको जो है पूरा एनसीईआरटी का फुली जो है नोट्स मिलेगा, और साथ में फिजिक्स का, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, पूरा फिजिक्स में क्लास 9 और 10th रहेगा, जो कि पहले हम करा चुके हैं वीडियोस के माध्यम से भी, तो कुछ क्वेश्चन को कराए हैं, लेकिन फुली एनसीईआरटी का नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा, साथ में जियोग्राफी का भी क्वेश्चन करा दिए हैं, इंडियन जियोग्राफी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी करवा दिए हैं, और आपको हिस्ट्री का मॉडर्न करवा दिए हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन इसमें करा देंगे। आज ये केमिस्ट्री का भी हो गया, और एक बायोलॉजी का भी इसमें हम आपको करवाएंगे, और साथ में एस्थेटिक्स पार्ट को भी इसमें हम कवर करेंगे। अगर लेना चाहते हो जाकर के पेमेंट करके आप ले सकते हैं, और पेमेंट करिए तो पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग जो है जो ये एनसीईआरटी नोट्स है जो पेड ग्रुप में ऐड है, पहले से जो पेड ग्रुप में ऐड है, वह इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना फुली एनसीईआरटी है, फुली एनसीईआरटी है, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो जाकर के इसको रिवीजन अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप में, हाँ 1 मिनट, जिसको लेना है, जिसको बैच लेना है, जो कि पीडीएफ जिसको लेना है, वो पीडीएफ लेने के लिए आपको पेड ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पीडीएफ सब क्लास वाला यूट्यूब का मिलेगा। जो भी हम क्लास कराए हुए हैं सबका पीडीएफ लेने के लिए पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप उसमें जा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है कौन सा मतलब कि सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियोस बना देंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।